जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यहाँ पहुंचे सभी मौजूद साथी, हमारे नौजवान भाई, हमारे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, आप सब लोगों को मेरा सलाम। देखिए, युवाओं की जो ताकत है ना, उसका सामना कोई नहीं कर सकता, ये वो सच है। और ये जानता भी है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि युवाओं में बहुत मजबूत जुनून होता है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है, जिसका सामना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं, ये मैंने पूरे बिहार में कहीं नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि ये बात कैडर की बात ऐसी बहुत लोग सुनती थी। और ये आपको जाननी समझनी चाहिए, ये आपके फोटो और तमाम उन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है, जिसका आपके लिए मोल हो सकता है। अपनी आवाज को बंद करो, अभी अपने भाई को सुन लो। ये सरकार वैसे भी तुम्हारी आवाज परमानेंट के लिए बंद कर देना चाहती है। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथा का खुद संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और अन्य जितने भी महापुरुष हैं, भारतीय संविधान के बनने के बाद, आने के बाद, उससे पहले बहुजन मूवमेंट को, अन्य अत्याचार के खिलाफ जो मूवमेंट है, मानवतावादी विचारधारा के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, वैले ललित सिंह यादव, नारायण स्वामी, रामानंद स्वामी त्यागराज साहब, बिहार की धरती पे जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार के लाइन कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, मेरे व्यापार, मेरे आदर्श माननीय साहब श्री काशीराम, और वर्तमान में युवाओं को बाबा साहब की विचारधारा में लेके जाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हम करोड़ों नौजवानों के आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बहुजन मूवमेंट को ताकत देने वाले, हिम्मत देने वाले, कमजोरों को एकजुट करने वाले डॉक्टर फरीदी साहब, और बिहार में एक नई क्रांति को जन्म देने वाले कय्यूम अंसारी साहब। ये जो नाम मैंने लिए, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक जीवन, एक संघर्ष है, एक समय का विरोध है, विपक्ष है। अगर आप इन महापुरुषों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आने वाला कल जो है वो सुनहरा होगा। कहता होगा, उस सुनहरे कल को लाने के लिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन पर अमल करना पड़ेगा। अब नौजवान बड़ी गौर से सुने, पुराने लोग बैठे हुए, मैं उनको कुछ नहीं समझाना चाहता, वो समझे हुए लोग हैं। बहुजन नौजवानों में बहुत जोश है। अब आप लोग जो यहाँ आए हैं, वो तो जागे हुए लोग हैं, यानी कि वो तैयार हो चुके हैं परिवर्तन के लिए, वो तैयार हो चुके हैं अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन जो नहीं तैयार हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों को तैयार करें, जागरूक करें,
क्योंकि जब जागरूकता आएगी तो स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मजबूत लड़ाई तैयार होगी। और जब मजबूत लड़ाई तैयार होगी तो तब जाकर आपके अधिकार इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी में आपको लोगों को जागरूक करना है। और जो जागरूक लोग हैं, किसी कारण से गुमराह होकर या किसी और कारण से जो आपको नहीं समझ पाए, जान पाए, उनको अपनी बात समझाकर जोड़ना है। और जब ये जागरूक लोग और जो नौजवान तबका है, यानी कि अनुभव और जोश एकजुट हो जाएगा, तो मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि एक ऐसी शक्ति का निर्माण होगा जो शक्ति सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन की लहर को उड़ा देगी। पहली बार मैंने ऊपर कुछ जिम्मेदार साथीयों को समझाई थी, वो बात ये थी, एक सिद्धांत है कि आजमाए हुए व्यक्ति को आजमाया नहीं जाता। समझ रहे हैं? जिसको आपने आजमा लिया, देख लिया, परख लिया, वो दोबारा कोई भी वस्त्र पहन के, कोई भी बात करके आपके सामने आए तो समझ लीजिए कि वो गद्दारी में आपको मोटा बना रहा है। जैसे पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री का एक बयान आया, और वो बयान इसलिए आया कि बिहार की धरती पे आपका भाई, आपका बेटा है, इसलिए बयान आया मुख्यमंत्री का। उसको समझ आया कि बहुजनों का ईमानदार संघर्षशील भाई आ गया है, ये इन्हें तैयार कर देगा, इनको झूठे प्रलोभन देकर इनको बेवकूफ बना दो। तो कुर्सी कुमार जी ने कहा कि अब अगर किसी भी दलित की हत्या होगी तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और मैंने कहा कि भाई दलितों की हत्या ही की होगी, तुम पे उसका भी कोई उपाय है क्या? तुम्हें तो दलितों की सुरक्षा रहनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, मैं बड़ी गौर की बात बता रहा हूं। जब भारत में कोरोना आया, जब भारत में कोरोना को लेके मुकदमे और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो पूरे देश में तबलीगी जमात के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। आप तमाम लोग जानते हैं, ये नौजवान यहाँ से हजारों मेरे डांट के शिकार हो सकते हैं और चैन से बैठ जाए। क्या मेरा समझ रखते हैं लोग हैं? तो तब तबलीगी जमात को तमाम तरह की गालियां, बिना जाने बगैर तमाम तरह की गालियां, तमाम तरह के आरोप झूठे सच्चे उन पर लगाए गए और कहा गया कि भारत में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार। आप तमाम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। मैं ये कहता हूं, मैंने उस समय भी कहा था कि अगर भारत में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है तो नमस्ते ट्रंप कराने वाले प्रधानमंत्री उतने जिम्मेदार हैं क्योंकि कोरोना को सबसे पहले तो जब मौलाना साहब का आप मुकदमा हो सकता है तो प्रधानमंत्री में मुकदमा क्यों नहीं हो सकता? और अब आज मैं बिहार की धरती पे पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बना तो दलितों की हत्या का जिम्मेदार कौन है भाई? मुसलमानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है भाई? ये तो तमाम दलित बहनों पे, मुस्लिम बहनों पे बलात्कार होते हैं, तमाम तरह के जो है उत्पीड़न होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? अपनी जिम्मेदारी तो उठाओगे नहीं और कहोगे साहब की मैं नौकरी दे दूंगा, तो आप हमारे नौजवानों को समझा रहे हैं कि दलित अपने बाप की हत्या करे, नौकरी ले ले। ये दलितों की ताकत को नहीं जानते हैं, ये दलितों की ईमानदारी को नहीं जानते हैं। वो जहां बैठ जाते हैं तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन धोखा नहीं करते हैं। दलितों को सुरक्षा देने की बजाय, रोजगार देने के बजाय दलितों को ठगने के लिए बहरूपिया बनकर तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठगों से सावधान रहना है।
एक बार हम लोग आजमा चुके, 15 साल में बातें करते रहे, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। समझ रहे हैं? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ये भी समझ लीजिए। परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि परिवर्तन की नीति नहीं है। जैसे मीडिया के बंधु यहाँ हैं, आप मीडिया के लोग अगर ना चाहें, उनकी नीयत ना हो, तो तमाम तरह की दलितों पे अत्याचार होते हैं, मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक व्यवस्था सरमराह होती है, बेरोजगारी की दर 43 साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ पे चली गई है। भारत डूब रहा है आर्थिक रूप से। अंबानी, इनका जो पूंजीपति दोस्त है, मजबूत हो रहा है। लेकिन मीडिया के लोग क्या दिखा रहे हैं भाई? सुशांत सिंह राजपूत और दिया चक्रवर्ती। तो जैसा मैंने कहा, गौर फरमाना की अगर मीडिया की नीयत नहीं है कि सच दिखाया जाए, गरीबों की बात की जाए, उसी तरह इनकी नीयत भी नहीं है कि गरीबों को रोटी दी जाए, रोजगार दिया जाए, न्याय दिया जाए, अच्छी सरकार दिया जाए, सुशासन दिया जाए। बस ये बयान भी है, बयान देते रहते हैं। तो इस बार अब गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? क्योंकि लोकतंत्र में वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने वोट का गलत प्रयोग किया तो आपके आने वाली पीढ़ियों का वजूद खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर वोट का सही प्रयोग किया तो जितनी भी तमाम समस्या आपके दैनिक जीवन में है, चाहे वो अन्याय अत्याचार की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की जाति की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो और अन्य तरीके के जो है जिस तरह से भारत को षड्यंत्र करके कमजोर किया जा रहा है उसकी हो, या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी हो, उन सबको खत्म किया जा सकता है। कैसे? वोट की ताकत से। कैसे? डिस्टर्बेंस होगी भैया। अगर वोट का सही प्रयोग किया भैया को डिस्टर्बेंस होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब समस्या ये है कि पुराने लोगों को तो बहुत दिन लगवाया। अब मैं चाहता हूं कि ईमानदार संघर्षशील भीम आर्मी के नौजवान, जिन्होंने ना लाठी की परवाह की, ना गोली की परवाह की, ना किसी और चीज की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, और पूरा जी जान से ऐसे अन्याय अत्याचारी सरकार के विरोध में लड़ने का काम किया, उन लोगों को मैं आप लोगों की खिदमत के लिए लगाऊं। क्या आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे? तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे तो अपने लोगों का भला करेंगे। समझिए कैसे? सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई दलित का बच्चा तो हल भी चला लेगा, स्वर्णों का बच्चा हल कैसे चलाएगा? समझ रहे हैं? जिनको जो दलितों की बात करते हैं कि दलित सिर्फ हल चलाने के लिए है, उनसे आपके जीवन में बदलाव नहीं होने वाला है। आपके जीवन में बदलाव तब होगा जब आपकी जैसी समस्याओं से रूबरू हुआ व्यक्ति, आपके ऊपर होने वाले अत्याचार, आपकी गली की, मोहल्ले की, गांव की, जिले की समस्या को जानने वाला व्यक्ति जब विधानसभा में, लोकसभा में जाएगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी से काम करके आप लोगों को सुरक्षित करेगा, आपके अधिकारों को सुरक्षित करेगा। आप जानते हैं आपको तमाम अधिकार कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? ये इससे मिले हैं, और आज इसे खत्म करने की पूरी तैयारी हो रही है, और वो लोग लगे भी नहीं है। अब इसमें मैं एक जरूरी बात कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं, मगर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आदमी को पता ही नहीं हो तो वो लड़ेगा कैसे? लोग कहते हैं कि साहब रास्ता नहीं है, रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा, आप चलिए तो सही। भारत में 178 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर दलित मुस्लिम एकजुट हो जाए तो वो ऑटोमेटिक जीत जाते हैं 60% के करीब। 178 अगर आप लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि बड़ी चुंबक छोटी चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, अगर आप लोग एकजुट हो जाओ, मेरी बात को गौर से सुनना, तो जो बैकवर्ड के भाई हैं, जिनकी वैचारिक दृढ़ता नहीं है जिनके ऊपर, जो सेकुलरिज्म को, मानवता को, प्रेम भाईचारा को मानते हैं, तो वो गारंटी से आपकी तरफ आ जाएंगे। मैं लिख के देता हूं इस बात को पूरे देश में।
और जब वो आपसे जुड़ेंगे तो आप 400 सीटें जीतेंगे। देश में कितनी सीटें जीतेंगे? जो मैंने कहा इससे जाके चेक कीजिएगा कि भारत में 178 सीटें ऐसी हैं जिनपे 50 से लेकर 60% वोट दलित और मुसलमानों का है। और दलित और मुसलमानों का दर्द एक जैसा है कि इन्हें धर्म के नाम पे सताया जाता है, तुम्हें जाति के नाम पे सताया जाता है। इनको रोज अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है उस देश में जहां इनके पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं देश की आजादी के लिए। और आपको आज भी जाति के नाम पे टुकड़ों में बांट के परेशान किया जाता है, अपमानित किया जाता है, जुल्म जाति की जाती है। तो मेरी बात को गौर से सुनिए कि अगर ये एकता बनेगी, इत्तेहाद बनेगा तो कोई ताकत नहीं कि आप लोग जो है बिहार की नहीं दिल्ली की सत्ता में भी काबिज हो सकते हो। सबसे पहले तो सपना बनाओ, फिर खुली आंखों से उस सपने को जियो और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मुझे पूर्ण भरोसा है युवाओं पे कि युवा बिकाऊ नहीं है, न्याय का अत्याचार का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और एक और बहुत की बात सुनिए, अब मैं यहाँ आ गया हूं, मैं इत्तेहाद करूंगा, एकता करूंगा, जोड़ने का काम करूंगा। तो जैसे बयान देने लगे हैं कि भाई नौकरी देंगे, मैं गारंटी देता हूं आप तमाम लोग जिम्मेदारियां बैठे मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि वो तमाम तरह के षड्यंत्र करेंगे। हो सकता है कल कहीं दंगा करा दे, फसाद करा दे, लड़ाई करा दे, झगड़े करा दे, सांप्रदायिक रंग दे दे। मैं स्पेशली दलितों से कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका खून हूं, आपका बच्चा, आपका भाई हूं। किसी भी कीमत पे सांप्रदायिकता के इस जंजाल में, इस झूठ में नहीं फंसना है। एकजुट होकर अपने भाइयों के साथ खड़े रहना है। व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, दो लोगों में लड़ाई हो सकती है, दलितों में अपने आप हो सकती है, आपस में भी हो सकती है, लेकिन उनके एजेंडे पे काम नहीं करना है क्योंकि हम उनके लोग नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपस में नहीं लड़ना। मैं गारंटी देता हूं कि मेरा अनुभव है 20 साल का कि जब मैं इत्तेहाद के लिए, एकता के लिए, एकजुट करने के लिए आ गया हूं, जहां आ गया हूं, उन्होंने नफरत का जहर खोल के फिर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप तय कीजिए, लोकतंत्र में भारतीय संविधान के अनुसार सबको बराबर के अधिकार है। क्या आपको बराबर के अधिकार मिले? आपके आरक्षण का विरोध कौन करता है? कौन आगे बताओ? मुसलमान करता है क्या? आपके SC का विरोध कौन करता है? मुसलमान करता है क्या? आपके साथ भेदभाव गैर कौन करता है? मेरी चीजों को अपने दिल में बसा, दिमाग में मैं क्या कह रहा हूं कि झूठ बनाकर हमें आपस में लड़ाया जाता है। जब दलितों में सवर्ण लोग अत्याचार करते हैं तो कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ भीम आर्मी आती है। और जहां कहीं दलितों मुसलमानों छोटे से मामला आ जाए तो सारे हिंदू संगठन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप लोग बटे रहे, मैं चाहता हूं आप लोग एकजुट हो जाए। अब मैं इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ रहा हूं, आप लोग सहयोग चाहता हूं। क्या आप दुश्मन के झंडे में फंसेंगे? फंसोगे नहीं फंसोगे? अपनी एकता को मजबूत करोगे? अपनी एकता को मजबूत करते हुए दुश्मनों से मिलकर लड़ोगे? मैंने कल भी एक नारा दिया था, वो नारे आज बढ़ा रहा। अब आने वाला समय ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान की लड़ाई दलित लड़े और दलित की लड़ाई मुसलमान लड़े और हम सब लोग मिलकर देश की लड़ाई लड़े। क्योंकि अकेले चलकर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अकेले चलकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुलामी मिल सकती है। क्या अब अकेले चलने का समय है या अपने जैसे लोगों को एकजुट करने का समय है? तो अगर आप तैयारी कर लें तो आप मेरी नाक, आंख, कान, हाथ पैर हैं आप, क्योंकि मेरे ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी है। तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की जातियां सब जगह होती है। अब एक बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूं, 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद इतना डर बैठ गया है इनमें कि ये सीधे तो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं।
ये एजेंटों के द्वारा अभी क्या किया है कि इन्होंने आपके सबसे बड़े अधिकार हथियार आरक्षण को जिससे आपको रोजगार मिलता था खत्म करने के लिए सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेचने शुरू कर दिए। और मैं आज सीमांत की ऐतिहासिक धरती पे अपने लोगों के बीच दोनों हाथ उठा के वादा करता हूं कि जितनी राष्ट्रीय कंपनी जितनी सरकारी डिपार्टमेंट का ये निजीकरण कर रहे हैं उन सारी सरकारी डिपार्टमेंट को वास्तविक राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उसके बाद जितने प्राइवेट सेक्टर इन्होंने हमारे खून पसीने कमाई से जो हम हमारा पैसा बैंकों में है उनसे लोन देने के उन्होंने तैयार कराए हैं। हमारे पास ठोस नीति है, हर प्राइवेट सेक्टर को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इन पूंजीपतियों से हिसाब आपका भाई करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए प्रबंध हम लोग करेंगे। जवान देते हैं सीमान की रखते। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे आप तमाम लोगों की जरूरत है। और एक बहुत जरूरी बात, देखिए भाई, कोई भी लड़ाई जो हवा में नहीं जीती जाती। लड़ाई लड़ने के लिए पहले तो जोश, जुनून, अनुभव और तमाम तरह की चीजें चाहिए। और सबसे मजबूत चाहिए झंडा और डंडा मजबूत रखने वाला कार्यकर्ता। तो भाई, मुझे बिहार में 243 सीटें हैं, भारत के अंदर 542 सीटें हैं, 43 समझे। 543 सीटें जीतने के लिए कितने लोग चाहिए पहले बताइए, कितने लोग चाहिए? 543, क्योंकि राज की सोच नहीं रख रहे हो ना। और 243 सीटें जीतने के लिए कितने लोग चाहिए? 243 मात्र, समझ रहे। अगर आप लोग मन बना लें तो 2-2,500 5,000 लोग तो इसी में एक आदमी तय करे कि हमें अपनी सत्ता के लिए लड़ना है, हमें अपना राज लेकर आना, हमें इस अपने अत्याचार से मुक्ति चाहिए, हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए, हमें सांप्रदायिकता से मुक्ति चाहिए, हमें हमारे देश में सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़कर अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हुए देश को मजबूत बनाना है। तो मैं गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में क्रांति हो जाएगी। और बिहार तो वैसे भी क्रांति की तरह है, बिहार तो बुद्ध की तरह है, बिहार तो शांति की तरह